हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और मैं आ चुका हूं ऑपरेशन मैनेजमेंट के 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। जी हां, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सीरीज चल रही है, 14 क्वेश्चन तक की पूरी सीरीज है। सारे के सारे क्वेश्चन अपन इसके अंदर कवर अप करने वाले हैं और डिटेल के अंदर मैं पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, कुछ बच्चों की क्वेरी है। पहली क्वेरी कि सर फर्स्ट सेम का रिजल्ट कब आएगा। देखो, AKTUE जानती है कि वो रिजल्ट कब देगी। यूजुअली जुलाई तक आ ही जाता है, यूजुअली जुलाई तक सेकेंड सेम के एग्जाम हो ही जाते हैं। इस वीक के अंदर आ जाना चाहिए, मतलब कि आप ये समझ के चलो कि बिल्कुल तैयारी होनी चाहिए कि रिजल्ट कभी भी आपको डिस्प्ले पे देखने को मिल जाए। पहली बात तो ये, इसलिए मैं नहीं बता सकता हूँ आपको कि रिजल्ट कब आएगा। हाँ, मैं कोशिश करते हैं हम कि पता चले, एग्जाम सेल से पता चले, AKTUE के से पता चले, एग्जीक्यूटिव के एग्जाम सेल से पता चले, लेकिन कोई इस तरीके का रिस्पांस नहीं है कि आपको इस तरीके की कोई टेंटेटिव डेट हो जो हम आपको बता सके। और अगर कोई बता रहा है कोई, तो वो कैसे बता रहा है वही जान सकता है, क्योंकि कहीं पर कोई इस तरीके की इन्फॉर्मेशन है नहीं। फर्स्ट सेम का यूजुअली जुलाई तक आ जाता है, इसलिए आ ही जाना चाहिए। अब तो मतलब काफ़ी देर हो गई है, क्योंकि सेकंड सेम के एग्ज़ाम आ गए हैं। फर्स्ट सेम अभी भी, फोर्थ सेम वाले जो एग्ज़ाम दे के बैठे हैं, जो ज्वाइनिंग के लेटर हाथ में लेके बैठे हैं, उनका रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है, थर्ड सेम का अभी कुछ समय पहले आया, आप सबको पता ही है ना। तो आप समझ गए हैं कि थोड़ा सा लेट चल रहा है AKTUE का, और वो ही बता सकते हैं क्यों आ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका समझ में आ गया। ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं। जल्दी आ जाएगा, चिंता मत करो। अभी सेकंड सेम की तैयारी कर लो, एग्जाम आ गए हैं, बिल्कुल नज़दीक है। एग्जाम आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे इसकी भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। 25 जुलाई से एग्जाम फिक्स है। मैं फिर कह रहा हूँ कि आगे बढ़ने की प्रोबेबिलिटी कम है, क्योंकि जुलाई में एग्जाम हो जाते थे सेकेंड सेम के, इस बार डिले हुए हैं। कोविड के बाद से ये उसको ग्रैब कर रहे हैं, इसलिए अब हो जाएंगे आपके जल्द से जल्द एग्जाम। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स, EOQ, ABC, वेद, FSN, HML, SDE, कैनमैन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक दे रखी है और टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के तो वैसे बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन यूजुअली जो 3 टाइप मेजरली अपन अकाउंट्स वाले ऐसे कॉमर्स वाले समझते हैं, वो होता है एक रॉ मटेरियल, एक होता है वर्किंग प्रोग्रेस, और तीसरा कौन सा है, फिनिश गुड्स। ये इन्वेंट्री के टाइप्स हैं, फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल एंड वर्किंग प्रोग्रेस। कोई दिक्कत समझने में? रॉ मटेरियल क्या होता है, जिसपे कोई वैल्यू एड ऑन की एक्टिविटी नहीं हुई होती, वेंडर से जो मटेरियल आता है उसको रॉ मटेरियल कहते हैं। वैल्यू एड ऑन की एक्टिविटी ऑन गोइंग होती है, उसको वर्किंग प्रोग्रेस कहते हैं। और जब वो वैल्यू एड ऑन की एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है, गुड्स फिनिश्ड हो जाता है, गुड्स प्रोसेस्ड हो जाता है, तो उसको फिनिश गुड्स कहते हैं। इसके अलावा एक ट्रांजिट गुड्स होता है, यानी कि ट्रांजिट इन्वेंट्री। ये फिनिश गुड्स अभी रास्ते में है, मैं तो रास्ते में जा रहा था, वो वाला रास्ते में है कि अब ये पहुंचने वाला है अपने सिस्टम तक, जहाँ तक इसको सप्लायर तक पहुंचने वाला है, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, कहीं तक पहुंचने वाला है, तो वो गुड्स इन ट्रांजिट कहलाता है। ये 4 तरीके के मेजरली टाइप्स होते हैं। इसके अलावा बोल दिया जाए पाइपलाइन इन्वेंट्री या डिमांड इन्वेंट्री, तो वो केवल अलग अलग नाम है, अलग अलग ऑथर्स ने दे रखे। बात समझ में आ गई। अब एक क्वेश्चन तो ये बनेगा आपसे टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री, और एक क्वेश्चन इनमें से 1 या 2 आपसे पूछे जाएंगे। ABC पूछ लेगा, वेद पूछ लेगा, FSN पूछ लेगा, SDE पूछ लेगा, कैनमैन पूछ लेगा, EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होता है। EOQ का न्यूमेरिकल लगभग तय रहता है। EOQ केवल 1-2 न्यूमेरिकल बनते हैं अपने इस पेपर से, जिसमें EOQ का न्यूमेरिकल फिक्स्ड है ना। तो मैं इसकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा, और ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में भी है, इसलिए EOQ को अपन अलग से देखेंगे। अब ये सर है क्या? इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक है। इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब क्या है सर? इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब ये है कि मिस्टर पिंटू ने 40 यूनिट की डिमांड करी, और हमारे पास अभी स्टॉक में 1000 यूनिट है। ठीक है, तो अभी मार्केट में डिमांड कितनी है? 40 यूनिट की। कितनी एक्स्ट्रा है? 960 यूनिट की। ये जो एक्स्ट्रा यूनिट्स हमारे स्टॉक में रखी हुई है, ये क्यों रखी हुई है? इसका हमको चार्जेस देना होगा, उसके लिए वेयर हाउस बनाना होगा, वॉचमैन की सैलरी लगेगी, इंश्योरेंस लगेगा, और जो मैन पावर वगैरह इस पर सब खर्च हुआ है वो क्यों हुआ है। तो इस तरीके की चीजें कन्वर्ट करी जाए कि
ये जो मार्केट में डिमांड आ रही है मिस्टर पिंटू की, उतनी ही यूनिट हमारे पास रहे, इट इज़ द आइडियल कंडीशन। 40 यूनिट हो तो हमारे पास भी 40 यूनिट ही रहे इन्वेंट्री में, ताकि हम दे सकें, ना कम ना ज़्यादा। ज़्यादा तो होनी नहीं चाहिए, कम होगी तो और दिक्कत है, क्योंकि हम मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट नहीं कर पा रहे, और ज़्यादा होगी तो हमने ओवर एक्सपेंसेस कर दिया, यानी कि इक्वल होनी चाहिए, जो जस्ट इन टाइम करके आता है। ये बात समझ में आ गई। अब बहुत सारे फिलोसोफर हुए, ठीक है, अपनी अपनी डबली, अपना अपना राग, है ना। सबने कहा, किसी ने कहा ABC रख लो, किसी ने कहा वेद रख लो, किसी ने कहा FSN रख लो, किसी ने कहा कैनमैन रख लो। तो सबने अपनी अपनी इन्वेंट्री की टेक्निक करी और हमको ऑपरेशन मैनेजमेंट में सारी की सारी टेक्निक दे दी। एक ही वीडियो के अंदर, इसी वीडियो के अंदर मैं सारी टेक्निक्स आपको समझा दूंगा। बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक करके सारी टेक्निक समझेंगे और एक ही वीडियो के अंदर, वन शॉट के अंदर सारी टेक्निक्स उड़ाते हुए चलेंगे। और ये लगभग फिक्स रहता है, क्वेश्चन लगभग फिक्स रहता है। इनमें से कोई 2 टेक्निक लगभग आपको एग्जाम हॉल में मिलनी ही है, क्योंकि ये OM का पेपर है, ऑपरेशन मैनेजमेंट का पेपर है, और ऑपरेशन का डायरेक्ट संबंध होता है स्टॉक से, और स्टॉक का डायरेक्ट संबंध होता है इन टेक्निक से। क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ रॉ मटेरियल, फिनिश गुड, इसके अलावा और इन्वेंट्री के टाइप्स देख लेते हैं थोड़ा सा। इन्वेंट्री के टाइप्स में दिया हुआ है मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेशंस की इन्वेंट्री, सेफ्टी स्टॉक जिसको बफर स्टॉक भी बोल सकते हो, ट्रांजिट आ गया था, ठीक है, ट्रांजिट में SIT होता है, ठीक है, शायद मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हुई है वहाँ पे। सीजनल इन्वेंट्री है और पाइपलाइन इन्वेंट्री, ठीक है। सीजनल इन्वेंट्री जैसे कि राखी, होली, त्यौहार आया, ईद आया, हमने कोई सीजन पे इन्वेंट्री कलेक्ट करके रख ली। पाइपलाइन तो बेसिकली तो वो 4 ही होती है, फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल, वर्किंग प्रोग्रेस और इन ट्रांजिट। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वो गलती हो गई, वो स्पेलिंग की, माफ कर देना, ठीक है। इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक। अब इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक क्या है? इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक बहुत सारी है, मींस के किस तरीके से हमको ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द इन्वेंट्री करना है, जितनी मार्केट में डिमांड हो उतनी ही सप्लाई करी जाए। इट इज द इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक, डिमांड इक्वल टू सप्लाई, एक आइडियल कंडीशन हम फुलफिल करें। इसमें सबसे पहले टेक्निक आती है EOQ, ये एक न्यूमेरिकल बेस्ड टेक्निक है। इसका फॉर्मूला होता है 2A/C, है ना। इसका फॉर्मूला क्या है? 2A/C, और ये अंडर रूट में कुछ है, ठीक है, अंडर रूट में पूरा ही है, 2A/C, ये इसका फॉर्मूला। आगे अपन इसका जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब A क्या है, O क्या है, C क्या है, ये सारी की सारी चीजें बता देता हूँ। इसकी बेसिक थ्योरी के अंदर क्या है, हम इकोनॉमिक ऑर्डर के फाइंड आउट करते हैं न्यूमेरिकल फॉर्मूले के द्वारा। उसमें अपन ये चेक कर रहे होते हैं कि क्या है ये सारी की सारी चीजें, और यह फॉर्मूला लगभग याद रहने वाला है, आपको रख ही लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में आता ही है। इसके क्वेश्चन, इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा, 2-3 न्यूमेरिकल कराऊंगा, चिंता मत करो, आज ही हो जाएंगे, लगभग आज ही हो जाएंगे। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के न्यूमेरिकल भी आज ही हो जाएंगे। चलें, अब ABC एनालिसिस पे चलते हैं। देखो स्पीड अब मैंने बढ़ा दी है, आपको लग ही रहा होगा। ABC एनालिसिस क्या है? ABC यानी कि ये फिलोसोफर ने कहा कि आप प्रोडक्ट को इस कैटेगरी में बांट दो। HSN में वो अलग तरीके से बंटवा रहा है, वेद में अलग तरीके से बंटा रहा है, तो ये ABC एनालिसिस। ABC एनालिसिस क्या कह रहा है? ABC एनालिसिस कह रहा है कि सबसे पहले हाई वैल्यू आइटम्स आर रिक्वायर्ड टू क्लोज, मतलब कि आइटम को 3 कैटेगरी में बांटो। पहले हाई वैल्यू, मॉडरेट वैल्यू और C वैल्यू क्या कह रहा है कि ये लोअर वैल्यू की 3 कैटेगरी में बांटो। एक हाई वैल्यू का आइटम, एक मॉडरेट वैल्यू का आइटम, एक लोअर वैल्यू का। हाई वैल्यू का आइटम जिनके बिना काम चल ही नहीं सकता, और मॉडरेट के काम चल सकता है लेकिन कुछ समय तक अपन अगर शट डाउन करते हैं, वो अगर स्टॉक नहीं आता तब भी चलेगा। और लोअर वैल्यू के आइटम जैसे कि आप कह सकते हो कि लूज टूल्स हो गए, जो कभी मतलब लूज टूल्स हो गए जिनका लेस इंपॉर्टेंट है हमारी इन्वेंट्री के अंदर, ठीक है। तो ये 3 वैल्यू के आइटम्स में बांटने को ABC एनालिसिस बोला गया, और इसके अकॉर्डिंग मैनेज करना। मैनेज क्या करना है? अब हर के अंदर एक ही कंसेप्ट चलता है, जो हाई वैल्यू का आइटम है उनकी इन्वेंट्री ज्यादा प्रॉपर्ली कंट्रोल करी जाए, लोअर वैल्यू की कम भी कंट्रोल करोगे तो चल जाएगा, ठीक है। अब वेद एनालिसिस, VD एनालिसिस बोलते हैं इसको, तो अगर इंग्लिश में चले जाए तो अपन, जैसे इसके अंदर V क्या बोला गया है? वाइटल आइटम, मतलब कि ये तो चाहिए ही चाहिए। जैसे A आइटम थे वैसे V आइटम है, और E आइटम थे वैसे B आइटम है। ये क्या कह रहा है कि इंपॉर्टेंस, ये तो इंपॉर्टेंट तो है लेकिन नहीं हो तो कुछ समय के लिए इंपैक्ट आएगा, बाद में नहीं आएगा। और D का मतलब डिजायर्ड आइटम, मतलब कि ये हमको भविष्य में इनकी जरूरत पड़ सकती है। जैसे कि एक शर्ट मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट है, शर्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे एसेंशियल आइटम क्या है? कपड़ा। कपड़ा होगा तो सारी बातें होंगी।
एसेंशियल, एसेंशियल क्या है? कलर। अब एसेंशियल कलर क्या है? उसके ऊपर डाई हो रही है, कपड़े का कलर चेंज किया जा रहा है, नीला, पीला, गुलाबी, हरा सब चेंज किया जा रहा है, तो वो एसेंशियल है। कुछ समय नहीं होगा तब तक हम कटिंग का काम कर सकते हैं, लेकिन फिर एक समय के बाद हमको वो आइटम चाहिए। और डिजायरेबल, डिजायरेबल मीन्स के स्टिचिंग के लिए जो धागा आ रहा है वो डिजायरेबल है, जो सुई चाहिए हमें, निडल चाहिए, वो डिजायरेबल है, ठीक है। यानी भविष्य में उसकी रिक्वायरमेंट इमर्ज होने वाली है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, एबीसी के काइंड ही है। अब आ जाते हैं एफएसएन। वीडी समझ में आ गया, एबीसी समझ में आ गया। अब एफएसएन, एफएसएन ये कह रहा है कि इन्होंने कहा कि आप इंपॉर्टेंस हटाओ, आप तो ये देखो कि कौन जल्दी बिक रहा है और कौन कम देर से बिक रहा है। तो एफएसएन कह रहा है, एफ का मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, फास्ट मूविंग गुड्स, एस का मतलब स्लो मूविंग गुड्स, और एफ एस एन, एन कहाँ गया हमारा? एन एनालिसिस हेल्प्स टू एनालाइज एन, हाँ ये रहा एन आइटम नॉन मूविंग आइटम्स दैट हैव वेरी लो। एन का मतलब नॉन मूविंग हो गया, एफ का मतलब फास्ट हो गया, और सॉरी एफ का मतलब फास्ट हो गया, एस का मतलब स्लो हो गया। यानी कि वो आइटम जो फ्रिक्वेंटली सेल हो रहे हो, जैसे कि एक किराने की दुकान है, मान लेते हैं उसमें शक्कर बहुत तेजी से बिक रही है। चलो अब मिठाई की दुकान की बात करते हैं। मिठाई की दुकान पे क्या सबसे जल्दी से बिक जाता है? पोहा, पोहा, कचौरी, समोसा, जलेबी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है भैया, तुरंत बनाएगा तुरंत बिकेगा। क्यों? क्योंकि उससे कस्टमर आ रहा होता है। फास्ट के बाद आप उसमें लगा दो आप स्लो, स्लो का मतलब जिनकी पीरियोडिक सेल होती है। पीरियोडिक सेल मतलब कि हो सकता है चॉकलेट्स आइटम वो रख सकता, हो सकता है सेव रख सकता है, जिनको स्लो मतलब कि स्लो सेल चल रही है। अब नॉन मूविंग, नॉन मूविंग का मतलब कि एक पीरियड ऑफ टाइम कि 6 महीने 8 महीने बाद एक ऑर्डर आएगा उनके पास और वो फिर सेल होगी, या हो सकता है उसमें कोई इन्वेंट्री हो सकता है, उनके पास कोई एसेट्स हो जो नॉन मूविंग के अंदर आ गई। यानी कि बिल्कुल जीरो, नियरेस्ट ऑफ द जीरो, जीरो तो नहीं है बट नियरेस्ट ऑफ द जीरो जो है वो आइटम चला गया, मतलब कि उसका कंजप्शन सबसे कम है। कंजप्शन के लेवल इन्होंने डिसाइड करे, जिसका कंजप्शन ज़्यादा है उसकी इन्वेंट्री ज़्यादा रखो, जिसका कंजप्शन लो है उसकी इन्वेंट्री कम रखो। एफएसएन वाले की फिलोसफी ये कह रही है। अब एचएमएल फिलोसफी देखो बहुत सारी है, इसलिए एक साथ एक में क्लियर कर रहा हूँ। एबीसी हो गया, वीडी हो गया, एफएसएन हो गया, एफ फॉर फास्ट, एस फॉर स्लो, एन फॉर नॉन मूविंग। ए से इंपॉर्टेंट, बी से थोड़ा कम इंपॉर्टेंट, और सी से सबसे कम इंपॉर्टेंट। यहीं वीडी का भी था, वाइटल था, ठीक है, एलिमेंट्री आप कह सकते हो, मतलब डी से डिजायरेबल, ठीक है। तो एचएमएल, एचएमएल क्या कह रहा है? ये आइटम्स को इंपॉर्टेंट देने की बात कर रहा है। जैसे एबीसी में भी अपन ने इंपॉर्टेंस दी थी, एचएमएल भी इंपॉर्टेंस दे रहा है। ये एच कह रहा है हाई इंपॉर्टेंट, एम कह रहा है मॉडरेट इंपॉर्टेंट, और एल क्या कह रहा है? लोअर इंपॉर्टेंट। अब बताओ इसमें कहाँ बच्चे परेशान हो जाते हैं, मतलब कि एक घंटे तक ये बच्चे ये समझ रहे सर एचएमएल क्या है, वेद क्या है, एबीसी क्या, सब एक ही फिलोसॉफी है। सब ने कहा अब हम इसको हाई मोड, हाई मीडियम लो बोलेंगे, किसी ने कहा नहीं हम तो एबीसी बोलेंगे। अब कोई कल उठ के कह देगा 1 2 3 तो उसको नाम अपन को 1 2 3 पढ़ना पड़ेगा। फिलोसॉफी एक ही है कि इन्वेंट्री को ऑप्टिमाइजेशन करना है, डिमांड इक्वल टू सप्लाई करनी है, उसके सबके रास्ते अलग अलग हैं, ठीक है। तो हाई वैल्यू आइटम हो गए, लोअर वैल्यू आइटम हो गए, और मिड वैल्यू आइटम हो गए। मतलब कि इंपॉर्टेंस कितनी है। एसडी एनालिसिस, एसडी एनालिसिस का मतलब यहां पर उसकी शेल्फ लाइफ देख रहे हैं। एसडी एनालिसिस एक अलग एनालिसिस है, इसमें साइकोलॉजी क्या कह रही है, इनकी फिलोसॉफी क्या कह रही है कि आप उसकी शेल्फ लाइफ देखो कि कितने टाइम तक अपन उसको यूज कर सकते हैं। एस का मतलब शॉर्टर टाइम ऑफ है, डी मतलब ड्यूरेबल है, और ई मतलब नॉन ड्यूरेबल है। नॉन ड्यूरेबल मीन्स कि लंबे समय तक चल रहा है। एस का मतलब शॉर्टर लाइफ है, और ई का मतलब नॉन ड्यूरेबल आइटम इज द लॉन्गर शेल्फ लाइफ एट द लो डिमांड। नॉन ड्यूरेबल आइटम है, ई में अपन ने कौन सा आइटम रखे हैं? नॉन ड्यूरेबल, और उसकी डिमांड भी कैसी है? कम है। डी में क्या है? ड्यूरेबल आइटम है और लॉन्गर शेल्फ लाइफ है। और एस में क्या है? शॉर्टर शेल्फ लाइफ है। शॉर्टर शेल्फ लाइफ किसकी होती है? दूध, दही, मक्खन, घी, ठीक है। चलो घी तो फिर भी हटा देते हैं, दूध, दही, वेजिटेबल्स, ठीक है, इनकी शॉर्टर शेल्फ लाइफ हो गई। डी ड्यूरेबल आइटम्स, ड्यूरेबल इलेक्ट्रिक्स आइटम मान सकते हैं अपन जिनकी ड्यूरेबल है, और नॉन ड्यूरेबल आइटम विद द लॉन्गर शेल्फ लाइफ। क्लॉथ नॉन ड्यूरेबल है, मतलब कभी ना कभी तो खत्म हो जाएगा, और अगर आप रखोगे कपड़ा तो भी खत्म हो जाएगा, लेकिन उसकी क्या है? लॉन्गर शेल्फ लाइफ है। आप उसको अगर पैकेजिंग करके अगर व्यवस्थित रखा जाता है तो वो लॉन्गर शेल्फ लाइफ है। बस यही इसके एसडी एनालिसिस में इजी है ना, देखो। और लास्ट आ जाते हैं कैनमैन। कैनमैन एक अपने आप में एक क्वेश्चन है, इसलिए मैंने कैनमैन को अलग से हाईलाइट कर रखा था। कैनमैन भैया ये कह रहे हैं कि
इन्वेंट्री ठीक है, ABC करना भी ठीक है, वेद करना भी ठीक है। इस फिलोसॉफी में ये कहा जा रहा है कि बिन रखो, यानी बिन का मतलब जो अपना रिसाइकल बिन है इसी को बिन मतलब होता है डब्बा। एक डब्बा रखो, उस डब्बे में कैनबन कार्ड रखो, कैनबन कार्ड रखो और 3 जगह रखो, है ना। वैसे तो इसमें फ्लोर वाइज बताया गया है इस फिलोसॉफी में, लेकिन मैं आपको ऐसा एक ही जगह पे बताता हूँ। मान लेते हैं ये फर्स्ट डिपार्टमेंट है, ये सेकंड डिपार्टमेंट है, ये थर्ड डिपार्टमेंट है ना। वो डब्बे को इधर से इधर पास करना है, ठीक है। आप या तो 3 डब्बे रख सकते हो या उसी एक डब्बे को एक से दूसरी जगह पास करते हुए जाओगे कि ये प्रोसेस यहाँ पर हो गया, ये प्रोसेस यहाँ पर हो गया, ये प्रोसेस यहाँ पर हो गया, और फिर ये वापस से यहाँ मूव करेगा। मीन्स कि उस डब्बे के अंदर, कैनबन कार्ड के अंदर उसकी वर्किंग प्रोग्रेस लिखी हुई होगी। अब इसकी बुकिश डेफिनेशन समझो। बुकिश इसका समझना बहुत जरूरी, क्योंकि ये क्वेश्चन अलग से भी आता है। कैनबन इज अ कंसेप्ट रिलेटेड टू ऑब्टेनिंग मटेरियल रिक्वायरमेंट आइटम जस्ट इन टाइम। जैसे ही हमको बनाना वो आइटम चाहिए, फॉर दैट इंट्रोडक्शन इनटू द असेंबली प्रोसेस द सिस्टम इज द जस्ट इन टाइम 1940 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था। सिंगल नीड ऑफ एक्शन, a very simple method implementing Kanban is use of 3 bin system। 3 bin system, 1 bin is available on the floor of production। प्रोडक्शन में अपन को बता दो कि ये बिन की रिक्वायरमेंट है। सेकंड बिन अवेलेबल होगा इन्वेंट्री के पास में, और फाइनली जो थर्ड बिन होगा वो सप्लायर के पास में अवेलेबल होगा। और सच बिन रिप्रेजेंट द कैनबन कार्ड्स आर क्रिएटेड टू ईच आइटम रिक्वायर्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। अब इन्होंने ये कहा है कि जैसे ही हमको अगर 40 यूनिट मांग रहा है पिंटू, तो 40 यूनिट बना देनी है। ये बात क्लियर हो गई कि 40 उसने मांगी, 40 अपन ने बना दी। लेकिन 40 बनाने में जो हमारे प्रोसेसेस हैं डिफरेंट, कहाँ गया, हाँ ये डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। ये 1 प्रोसेस है, सेकंड प्रोसेस है, थर्ड प्रोसेस है। तो इन्होंने कहा एक तो इन्वेंट्री में रख दो, ठीक है, एक वहां पर रख दो, सप्लायर के पास रख दो, और तीसरा वो बोल रहा था कि एक इन्वेंट्री में रख दो, एक सप्लायर के पास रख दो, और एक उस फ्लोर पे रख दो जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है, जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है। तो तीनों रख दिए, अप एंड डाउन कर सकते हैं ना। ये मत बोलना कि सब प्रोडक्शन वाला फर्स्ट है। तीनों जगह अपन ने बिन रख दिया, बिन यानी कि डब्बा रख दिया, डब्बे में कार्ड रख दिया। कार्ड अब लिखा हुआ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। कार्ड रख दिया, कार्ड में लिख दो भैया 20 यूनिट की रिक्वायरमेंट है, वो इन्वेंट्री में गया, इन्वेंट्री वाले ने सप्लायर को बोला। आजकल तो ये सारा काम मेल पे हो जाता है। आज ERP सॉफ्टवेयर इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि जस्ट रिक्वायरमेंट आई कि इन प्रोडक्शन यूनिट को 40 यूनिट्स इस पर्टिकुलर केमिकल की रिक्वायरमेंट है, तुरंत वो स्टोर के पास जाएगा, और स्टोर से वो साइमल्टेनियसली सप्लायर के पास जाएगा, साइमल्टेनियसली सप्लायर की इन्वेंट्री डिपार्टमेंट में जाएगा, और वहाँ से गाड़ी पैक हो जाएगी और तुरंत कन्फर्मेशन का मेल आ जाएगा। सर ऐसा होता है? अरे फ्लिपकार्ट पे कभी ऑर्डर किया होगा, जैसे ही आपने यहाँ से ऑर्डर किया, फ्लिपकार्ट के पैनल पे गया, फ्लिपकार्ट से उस पैनल पे गया जिसमें उसने सेलर रख रखा था, सेलर से उनके स्टोर डिपार्टमेंट में गया, स्टोर डिपार्टमेंट ने कंफर्म किया कि ये प्रोडक्ट अपने पास अवेलेबल है, वहाँ से स्टोर डिपार्टमेंट से प्रोडक्ट पिकअप होने में इस पर्टिकुलर डेट में पिकअप हो जाएगा, और पहुँच गया। समझ में आ गया आपको? ये सारी के सारा इसमें फंडा है। क्लियर? तो एक कैनबन टेक्निक हो गई, 3 बिन सिस्टम भी बोल देते हैं, और ये अलग से पूछा जाता है। 1940 में टेक्निक आई थी, और इसकी थ्योरी भी मैंने यहाँ पर लिख दी है। जल्दी PPT भी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा PDF फाइल के अंदर तो इसकी भर के थ्योरी लिखी हुई है, वहाँ से भी आप आराम से इसको लिख सकते हो। ठीक है, मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।